ऑलराइट, सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में कहां पे पाया जाता है? तुम्हें पता है पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है? लाइक दिस, राइट। पीरियोडिक टेबल में ये जो साइड होती है दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक। फिर नीचे भी दो रीजन्स होते हैं, दो पीरियड्स नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। इसको बोलते थे डी ब्लॉक एंड दिस इज कॉल्ड एफ ब्लॉक। तो एक पीरियोडिक टेबल में वी हैव एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इस एस पी डी एफ ब्लॉक का मतलब क्या होता है? एस पी डी एफ यू ऑलरेडी नो। एस इज स्फेरिकल ऑर्बिटल, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जहां रहते हैं उन्हें ऑर्बिटल बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब एक स्फेरिकल एरिया में रहते हैं तो उनको हम बोलते हैं एस ऑर्बिटल। ऑन द अदर हैंड पी ऑर्बिटल इज डम्बल शेप, डी ऑर्बिटल इज डबल डम्बल, राइट। तो जिनके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल होता है वो एस ब्लॉक के मेंबर्स कहलाते हैं। तो अगर हम बोले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन है? जिनकी कॉन्फ़िगरेशन में आउटर इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करता है। सर एस, हाँ बोलो। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। क्या सबके साथ ऐसा है? नहीं सर, आवाज तो ठीक है, बिल्कुल नो क्लियर सर, है। आज क्लियर है आवाज। क्या आ रही है? क्लियर है। ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा सर था, हाँ बोलो। सर इसके नोट्स क्या थर्मो के बीच में ही करने हैं, कैसे करने हैं? मतलब नहीं, इसकी अलग नोटबुक में होने चाहिए। एस ब्लॉक के नोट्स अलग नोटबुक में चलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स अलग, ठीक है? मिक्स नहीं करना। ऑर्गेनिक में कर ले सर। हाँ ऑर्गेनिक में कर लो, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं वैसे एस ब्लॉक को, ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में है। तो अभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। ऑर्गेनिक वाले रजिस्टर में तुम बना सकते हो, हाइड्रोकार्बन के नोट्स वैसे पूरे हो चुके हैं तुम्हारे, बस जो जो छोटे मोटे टॉपिक रह गए वो बाद में करेंगे। तो एस ब्लॉक के नोट्स को जो थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है मंडे वेंसडे फ्राइडे में, और एस ब्लॉक चल रहा है टीटीएस में। तो टीटीएस वाला अलग रजिस्टर होना चाहिए तुम्हारा, और एमडब्ल्यूएफ वाला अलग होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करे, जैसे एस ऑर्बिटल तुम्हें पता है कैसा दिखता है? एक स्क्वायर बॉक्स है ना, राइट। दिस इज एस ऑर्बिटल। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? दो, दो। एक और दो। तो इसकी दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, 1s1 1s2, 2s1 2s2। तो जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी ns1 और ns2। तो एस ब्लॉक के अंदर दो दो ग्रुप्स आते हैं, एक ns1 वाली कॉन्फ़िगरेशन वाला और एक ns2 वाली कॉन्फ़िगरेशन वाला। ns1 वाली कॉन्फ़िगरेशन वाला ग्रुप 1 कहलाता है, और ns2 वाली कॉन्फ़िगरेशन वाला ग्रुप 2 कहलाता है। मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं सोडियम की, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, ये तो पुरानी वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है बोहर मॉडल में। नई में होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन सोडियम का कहाँ पे आया? 3s1 में। तो इज इट अ पार्ट ऑफ ग्रुप 1 और इज इट अ पार्ट ऑफ ग्रुप 2? किससे कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रही है? ns1 और ns2, 1 से। तो ये ग्रुप 1 में जाएगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलूं कैल्शियम, कैल्शियम की अंदर होता है एटॉमिक नंबर 20, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल होता है? 4s2 पे। तो अगर 4s2 पे होता है, इज इट अ पार्ट ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 2? ग्रुप 2। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाता है उसके बेसिस पे हमने दो ग्रुप्स बना रखे हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ये वाली बात सबको समझ आई कि एस ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाता है। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन ग्रुप 1 में आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। और इन सबको बोलते हैं एल्कली मेटल। दे आर सो कॉल्ड
बिकॉज दे फॉर्म alkalis. देखो, पॉइंट इज दिस, alkali इज द टर्म फॉर वाटर soluble bases. alkali किसके लिए टर्म होता है? हाँ, वाटर soluble bases. तो क्योंकि ये सारे पानी में घुलने वाले बेस बनाते हैं, तो इनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है. दे फॉर्म स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर है. अल्कलाइन बहुत ज़्यादा है, बेसिक बहुत ज़्यादा है. अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक. अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक. एसिडिक का उल्टा अल्कलाइन. तो वाई आर दे कॉल्ड alkali metals? Because they are very basic in nature. ठीक है. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन कौन है? ग्रुप 2 में आने वाले हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम. और इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, बिकॉज एक तो ये अल्कलाइन है यानी ये बेसिक है, और दूसरा ये अर्थ में पाए जाते हैं, अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं. तो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ये कह रहे हैं. एस ब्लॉक के अंदर वी हैव टू ग्रुप्स. फर्स्ट ग्रुप इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. फर्स्ट ग्रुप. सेकेंड ग्रुप इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. दिस इज ग्रुप 2. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स. क्या बोलते हैं? एंड ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एल्कली मेटल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग, इनके हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रांगली एल्कलाइन है, इसीलिए इन्हें एल्कली बोला जा रहा है. और एल्कलाइन अर्थ मेटल अर्थ में पाए जाने वाले बेसिक कंपाउंड्स बनाता है, इट इज एल्कलाइन अर्थ. तो दो ग्रुप्स के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, एस ब्लॉक के ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. यहां तक कहानी सबको क्लियर है? गर्वित, गौरव, हर्ष, क्लियर? यस सर. यस सर. ठीक है. अंशिका, इज दिस क्लियर? अजमी, क्लियर? सर एक बार सारे भैया. क्या पूछ रहे हो तुम? Yes, sir. फिर से बोलो प्रीतिका. सर एक बार सारे नोट्स दिखा दो, मतलब फुल पेज. फुल पेज. ठीक है. यस सर. अच्छा, अब हम ग्रुप 1 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स. ठीक है. तो एल्कली मेटल की कॉन्फ़िगरेशन देखो. लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1. 3s1 कॉन्फ़िगरेशन सोडियम. ठीक है. 4s1 कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम. ठीक है. 5s1 कॉन्फ़िगरेशन रुबिडियम. 6s1 configuration cesium and 7s1 configuration francium. So all the elements in the same group have the same configuration. They all have same valence electron, one valence electron. इन सब के अंदर ये इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में कौन सा, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक. जैसे सेकेंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में एक, फोर्थ शेल में एक, फिफ्थ शेल में एक, सिक्स्थ में. हाँ बोलो. में तो 2 है लास्ट में. किसमें? CS. सीजियम यहां से शुरू हुआ है और यहां पे खत्म हुआ है, सिक्स्थ. ठीक है. ये नहीं खत्म हुआ. नेक्स्ट. तो ये बात तो सबको याद रखनी है, बहुत इजी टू रिमेंबर है. ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक. उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1. इससे क्या आसान चीज तुम्हें दिया जाए? सिंपल सी बात है. नेक्स्ट. Why alkali metals are most electropositive in nature? What is meant by electropositive? उसकी बात करते हैं. तो कोई चीज अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर हाँ, सकती है. have the elements have the tendency to lose electron. जहां पे मैं लिख रहा हूं वहां पे तुम लिख रहे हो अपने मॉड्यूल में. ठीक है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के अंदर टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी. फॉर एग्जांपल सोडियम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू बिकम सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन. हाँ बोलो.
सर अभी आपने अभी तक क्या कराया सर? मैं थोड़ा लेट आया हूँ आज। कुछ भी नहीं, मैंने ये अभी एस ब्लॉक शुरू किया है और एस ब्लॉक में हमने ये डिस्कस किया। मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगा आज क्लास के बाद, तब ओके सर। अच्छा, सोडियम गोज टू सोडियम प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 281 और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2 8। तो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है। ऐसे ही इन सबके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सारे के सारे बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम की, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, नियॉन 3s1। दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, नेक्स्ट वाला इज आर्गन 4s1 और नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज xenon 6s1 और लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इज रेडॉन 7s1। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, ये अपना 3s1 का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये अपना अच्छा ये xenon यहाँ पे नहीं है, ये वाला क्या है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, ये आता यहाँ तक, इसको बोल सकते थे क्रिप्टॉन 4s1 5s1, सॉरी क्रिप्टॉन 5s1। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन सारे के सारे लूज कर दें तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लूज करके आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, जो हमारा क्रिप्टॉन, हाँ अगर हम बात करें रुबीडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो द पॉइंट बीइंग हियर कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो आखिरी शेल में होता है और आखिरी शेल में बहुत इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं टू गिव मोनोवेलेंट आयंस M प्लस। बाय लूजिंग, इसके आगे तुम कंटिन्यू करोगे, बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन दे अटेन noble gas configuration, they attain noble gas configuration। सर मोनोवेलेंट क्या होता है? मोनोवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी +1 हो, ठीक है, यानी कि लिथियम विल फॉर्म Li प्लस वैलेंसी 1, सोडियम विल फॉर्म सोडियम प्लस, पोटेशियम विल फॉर्म पोटेशियम प्लस, रुबीडियम विल फॉर्म। +1 होनी जरूरी है मोनोवेलेंट को? हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन और लूज करना चाहो तो तुम्हें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हटाना पड़ेगा एंड इट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी। Cl- को नहीं कह सकते मोनोवेलेंट? मोनोवेलेंट, हाँ मोनोवेलेंट पॉजिटिव जरूरी नहीं है, मोनोवेलेंट मतलब वैलेंसी 1, तो यहाँ पे मोनोवेलेंट कटायन लिखा है, मोनोवेलेंट M प्लस आयन लिखा है, मतलब वो कह रहा है वैलेंसी 1 का कटायन बनाते हैं, ठीक है। ठीक है सर। क्वेश्चन है हाँ बोलो निकुंज। सर, ये इसलिए नेचर में फ्रीली स्टेट पे इसलिए नहीं फाउंड होते क्योंकि वो इजी रिएक्ट करके कोई दूसरा सब्सटेंस बन जाते हैं, या कोई और हाँ रीजन? क्वेश्चन ये, यस ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी मैंने यही बोला है। क्यों? बिकॉज इफ दे आर रेडी टू लूज इलेक्ट्रॉन सो दे आर वेरी रिएक्टिव। वाई? बिकॉज दे आर रेडी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में ये आ जाएंगे। तो बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, बड़ी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन लूज कर बैठेंगे ना, यस और नो? अगर ये बड़ी Yes, जल्दी sir. इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर देंगे। तो अगर कोई पूछे व्हाई अल्किल मेटल डोंट एग्जिस्ट फ्रीली, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, बिकॉज दे हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हिच दे कैन लूज टू फॉर्म मोनोवेलेंट M प्लस आयन एंड अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जो भी कहानी मानी यू कैन पुट इट। इज दिस क्लियर? यस सर। दिव्यांशी, इज दिस क्लियर? Yes, sir. शिवाली, इज दिस क्लियर? तनिष्का? Yes, sir. यस। All right, now talking about atomic and ionic radii, electronic configuration के बाद हमारा next topic is atomic and ionic radii। तो अगर हम बात करें, alkali metals have the largest sizes in the particular period of the periodic table। ये बात क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कोई बताना चाहेगा?
सर क्योंकि फिर बाकी पीरियड में तो अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होते रहते हैं ना साइज साइज तो एटम। क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते रहते हैं तो वो नॉन मेटल्स बनते रहते हैं तो साइज छोटा हो जाता है। हाँ पर नॉन मेटल बनना इज नॉट द रीजन, बट हाँ साइज छोटा हो जाता है, ये करेक्ट है अक्रॉस द पीरियड। तो लेट अस टॉक अबाउट एटॉमिक नंबर 20 तक तुम्हें याद हो चुके होंगे अब तक, है ना? यस सर। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो सबसे बड़ा पीरियड में होता है लिथियम, देन होता है बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तुम्हें शायद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में याद हो, लिथियम के अंदर है 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे चलते 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 फ्लोरीन में आ जाएंगे 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है, तो साइज क्या होता जाता है? छोटा। तो you can remember that size decreases across the period as the attraction between proton and electron increases the period, as effective nuclear charge increases across the period. जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है और साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव चीजें बढ़ रही हैं। तो ग्रुप 1 का जो चार्ज होता है वो सबसे, ग्रुप 1 का जो साइज होता है इट इज लार्जेस्ट साइज। ग्रुप 1 का साइज क्या होता है? लार्जेस्ट साइज। और ग्रुप 1 से ग्रुप 2 का छोटा होगा, और ऐसे चलते चलते बाकी ग्रुप्स का इनसे छोटा होता जाता है। ठीक है, तो atomic and ionic radii of the alkali metal, अच्छा तो ये याद रखना है। तो पहली चीज, ग्रुप 1 का अपने पीरियड में, पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट जाने में सबसे बड़ा साइज ग्रुप 1 का है। ये वाली बात सबको क्लियर है? यस और नो? गौरव, Yes, इज sir. दिस क्लियर? गुरशान, जसलीन? यस सर। Yes. जसलीन तुम अभी आए हो Yes, sir. क्लास में, क्या लेट आए हो जसलीन? No, ma'am. Oh, no, sir. शुरू से ही थी। अच्छा अच्छा, शुरू से थे। नंदिनी कहाँ है आजकल? तुम दोनों साथ में ही गायब हो गए हो। सर वो घूमने गई हुई है शिरडी। घूमने गई हुई है। अच्छा ठीक है। प्रतिभा तुम्हें समझ आ रहा है ये या नहीं आ रहा? सर आ रहा है। आ रहा है। नहीं तो प्रतिभा तुम एक काम करो, तुम सिर्फ MWF वाली क्लासेस ले लो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट भी लग रहा है, वो शायद तुम्हें आता ना हो चैप्टर 3 का, बट स्टिल लेट अस सी। अगर तुम्हें आ रहा है समझ तो वेल एंड गुड, बट अगर तुम्हें प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है? ओके सर। अच्छा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में इनका साइज बड़ा होता है। अच्छा, अब अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 8 1। कितने इलेक्ट्रॉन? 11 टोटल इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अंदर 11 प्रोटॉन। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, राइट? यस और नो? और मैंने तुम्हें बोला था जब मैं ये कंसेप्ट पढ़ा था, इट्स लाइक 11 पुलिस और 11 चोर। पुलिस चोर को पकड़े हुए होते हैं, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब जब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके अंदर हो जाते हैं 10 प्रोटॉन और नहीं 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, यानी अब हो गए हैं 11 पुलिस एक और चोर भाग गया था। 10 चोर, क्योंकि एक चोर भाग गया है, राइट? ठीक है, अब जब तुम बताओ किसकी पकड़ ज्यादा अच्छी होगी, 11 पुलिस ऑन 11 चोर या 11 पुलिस ऑन 10 चोर? सर 11 पुलिस और 11 सर चोर। 11 और 10। 11 पुलिस हाँ। ऑन 10 चोर। है ना? तो सोडियम का साइज, तो जेल का साइज बड़ा होगा जब 11 पुलिस 11 चोर है, पर जब पकड़ अच्छी होगी तो जेल का साइज क्या होगा? छोटा होगा सर। तो इट्स लाइक दिस कि प्रोटॉन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए होते हैं। ठीक है, और अगर प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 है
तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी, राइट? तो वी कैन से group 1 के elements have parent elements have larger size than the parent atoms have larger size than their cations, larger size than their cations, because cations have lesser electrons while protons remain same, while protons remain same. प्रोटॉन सेम रहते हैं, प्रोटॉन पुलिस बराबर है पर चोर क्या हो गए, कम। तो कटायन का साइज Na प्लस का साइज विल बी स्मॉलर देन Na. Na इज द पेरेंट एटम। सत्यम नोट्स बना रहे हो? सारे नोट्स बना रहे हैं ना? अभी मैं मांगने वाला हूं नोट्स। सत्यम क्लास में हो? यस सर। ऋषि, यस और नो? यस सर। सक्षम? यस सर। तो पहला पार्ट का दूसरे पार्ट से कोई रिलेशन नहीं है। पहले हमने बोला ग्रुप 1 का साइज सबसे बड़ा होता है अपने ग्रुप पीरियड में, यस और नो? दूसरा हमने बोला यस सर। ग्रुप 1 के एलिमेंट के एटम का साइज उनके कटायन से बड़ा होता है। ये दो बातें अलग है साइज के बारे में। तीसरी बात पे आते हैं। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो शेल्स बढ़ेंगे, लिथियम छोटा होगा, सोडियम बड़ा होगा, पोटेशियम और बड़ा होगा। एज वी गो डाउन द ग्रुप तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? सब बढ़ेगा पड़ेगा। क्योंकि शेल्स बढ़ रहे साइज हैं। इंक्रीज पड़ेगा सर। एज शेल इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? तो तीन चीजें बोली गई हैं एटॉमिक साइज के बारे में, और वो तीनों चीजें मैंने तुम्हें समझाई हैं। पहला पॉइंट कह रहा था कि एल्कली मेटल का लार्जेस्ट साइज होता है उनके पीरियड में, समझ आया? दूसरी बात थी उनके कटायन का साइज छोटा होता है उनके एटम से, और तीसरी बात एज वी गो डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस। तो तीन पॉइंट्स को याद रखना है। विशेष, इज दिस क्लियर? याशिका, इज दिस क्लियर? वंश? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट टॉपिक, एक नया टॉपिक, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, बट दिस वी विल कवर आफ्टर Hess's law in thermodynamics. हर चीज का एक समय होता है, इसका समय थर्मोडायनेमिक्स के Hess's लॉ के बाद आएगा। ठीक है, तो इतना सा टॉपिक तुम्हें मैं स्किप करने को बोल रहा हूं। ठीक है, पढ़ेंगे थर्मो के बाद। तो हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। सिल्वरी वाइट सॉफ्ट एंड लाइट मेटल, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। फिजिकल प्रॉपर्टी से आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं, और तुम्हें इतनी चीज़ें रटने की ये कोई किस पे कंसेप्ट है नहीं। ये मेटल्स हैं, ये सिल्वरी वाइट सॉफ्ट लाइट मेटल्स हैं। ठीक है, ये याद रख एक बार सकते हो जूम बस। आउट करके पूरी स्लाइड दिखा दो ये वाली। ये जो है सॉफ्ट मेटल्स हैं। सॉफ्ट मेटल माने ये आयरन कॉपर की तरह नहीं है, ये आयरन कॉपर की तरह नहीं होते। लिथियम सोडियम पोटेशियम कैन बी कट विद अ नाइफ, ऐसा पढ़ा है ना तुमने? ये Yes, sir. नाइफ से Yes, ही sir. कट हो जाते हैं, तो दे आर सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, डन ऋषि? लाइट मेटल्स एज इन वेट। यस सर। हाँ, वेट हैवी नहीं है ज्यादा। अच्छा, इनका लार्ज साइज है, लार्ज साइज तो है, तो इनकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर किसी का साइज बड़ा होता है तो उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है और उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, Volume तो ज्यादा। पर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे लिथियम टू सीजियम, तो इनका साइज के साथ साथ मास भी बढ़ता है, तो डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये बात याद रखनी है।
नीचे जाते जाते साइज भी बढ़ता है और मास भी बढ़ता है, पर मास ज्यादा बढ़ता है और साइज कम, तो इसीलिए डेंसिटी नीचे जाते जाते बढ़ जाती है। तो ये हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हुआ। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कली मेटल्स आर लो, मतलब ये लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग है। ये लोहे की तरह नहीं है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। इनके अंदर वीक मेटालिक बॉन्डिंग है। व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग, वो समझते हैं। देखो, तुमने ये पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर फ्री, यस और नो? सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? ग्रुप 1 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कर एक वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन। एक। आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? यस तो सोडियम का ये प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस, एक सोडियम का ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर वी हैव दिस शेल, फर्स्ट शेल, then we have another shell, second shell, similarly first shell, the second shell. First shell में we have how many electron? Two, है ना? Second first shell में 2, second shell में 8, और लास्ट शेल में 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। देखो, ये दो सोडियम, ये इनका न्यूक्लियस, इन दोनों का ये है न्यूक्लियस, ये इन दोनों का न्यूक्लियस, दो सोडियम, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1 2 8 1। तो आखिरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट इज मोबाइल, इट इज मोबाइल और फ्री। मोबाइल का मतलब सिर्फ फोन नहीं होता, मोबाइल का मतलब मूविंग होता है, ठीक है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी शेल से बाहर चल फिर सकता है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन। एक 2 8 1, सिमिलरली 2 8 एंड 1। ये वाली बात समझ आ रही है सबको? ये सर वाला मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मोबाइल, बाहर निकल के घूम सकते हैं। हाँ वो घूम सकते हैं, तभी वो करंट कंडक्ट करते हैं, तभी वो थर्मल कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। सॉलिड स्टेट कर्नल में से भी, काफी दूर होते हैं। हाँ किससे दूर होते हैं? हाँ, कर्नल। कर्नल पे तो अभी मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तो कर्नल की बात करते हैं। कर्नल, व्हाट इज कर्नल? कर्नल। कर्नल इज हमारा दिस पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड कर्नल। व्हाट इज कर्नल? कर्नल इज इनर शेल, वैलेंस शेल को छोड़ के, इनर शेल प्लस द न्यूक्लियस। इनर शेल और न्यूक्लियस को छोड़ दे, इनर शेल माने 2 8, 2 और 8, ये कर्नल है। ये क्या है? कर्नल। कर्नल क्या होता है? अंदर के शेल प्लस न्यूक्लियस। अंदर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10, क्योंकि एक बाहर रह गया। और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हुए? 11। तो 10 नेगेटिव चार्ज और 11 पॉजिटिव। तो कर्नल पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कर्नल होगा। पॉजिटिव दोबारा चार्ज सर। दोबारा समझा रहा हूं। देखो, आशुतोष क्लास में हो? सीरत, आशुतोष यस नहीं, सर। ठीक है? कुलदीप, देखो
Yes, हम sir. हमारे इनर शेल यानी कि फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल को छोड़ दूं, फर्स्ट और सेकेंड शेल प्लस द न्यूक्लियस, ये सारा कर्नेल कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्नेल। तो कर्नेल में कितने प्रोटॉन हुए? प्रोटॉन तो यहाँ होते हैं, प्रोटॉन 11 प्रोटॉन अंदर है न्यूक्लियस के, और इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इनर शेल में नहीं है, एक आउटर मोस्ट शेल में। तो 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, तो 10 नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो कर्नल ओवरऑल क्या है? पॉजिटिव। अब एक का कर्नल दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसका कर्नल इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और ये जो अट्रैक्शन होती है, और इनफैक्ट ये सबको अट्रैक्ट करते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन उधर हैं, तो क्योंकि मोबाइल हैं, तो इसे हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग इज एन इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बिटवीन, metallic bonding is an interatomic attraction between kernel and valence electrons। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कर्नल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको हम मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो तरन, मेटालिक बॉन्डिंग क्लियर है? सागरिका, इज दिस क्लियर? यस सर। सर रिपीट कर दे एक बार। मैं बोल रहा हूँ एक एटम के अंदर 3 शेल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम में कितने शेल्स हैं? 3, 2, 8, 1। तो ये 2 शेल इनर शेल है, ये क्या है? इनर। और ये शेल क्या है? वैलेंस। आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन छोड़कर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सारा न्यूक्लियस, उसको कर्नल बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। सर कर्नल इनफाइनाइट होते हैं, जितने शेल्स होते हैं उतने ही होते हैं। जितने शेल होते हैं उतना, उसके अंदर एक शेल को छोड़कर, मतलब अगर जितने भी शेल है, 4 शेल है, तो 3 वाले कर्नल में आएंगे। ठीक है? तो कर्नल पॉजिटिव होता है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर छूट गए होते हैं कर्नल के। तो कर्नल इज ओवरऑल पॉजिटिव, कर्नल पॉजिटिव है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो एक कर्नल आसपास के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। ये मेटल्स में होता है। इज दिस क्लियर? सागरिका, यस गर्वित, गौरव, इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, मुझे एक Excuse बात, हाँ बोलो। सर, मतलब ये जो मेटल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि जो लार्ज शेल होता है वो दूर होता है और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल सकते हैं इजीली। हाँ तो ये इनकी प्रॉपर्टी है सर मेटल्स की। हाँ, मेटल्स की प्रॉपर्टी है। इनका जो लैटिस होता है ऐसे बना होता है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है कि आखिरी के इलेक्ट्रॉन इनके स्ट्रक्चर में फ्रीली मूव कर पाते हैं। ठीक है सर, ओके। अच्छा, अब बात ये है, सपोज आई कंपेयर सोडियम चलो सोडियम को ही कंपेयर करता हूं विद आयरन। तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s1, और आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है, थोड़ा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा उससे सर आयन का एटॉमिक नंबर क्या है? 26। अच्छा, पोटेशियम की करते हैं। पोटेशियम इज 3s2 3p6 4s2 4s1, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके अंदर ये सारा कर्नल बन गया, दिस इज ऑल कर्नल। ये क्या हो गया? कर्नल। और ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन बचा, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1, क्योंकि पोटेशियम सोडियम की फैमिली में है और उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। ऑन द अदर हैंड हम आयरन की बात करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो इसके अंदर ये सारा कर्नल का पार्ट है, इनफैक्ट ये नहीं, ये सारा कर्नल का पार्ट है। और क्योंकि 3d भी 4s की एनर्जी लेवल के पास ही रहता है, तो 3d
4s की तरह काइंड ऑफ लाइक वैलेंस शेल में काउंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल काइंड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस? 8, और यहाँ पे है वैलेंस 1। तो तुम्हें क्या लगता है किसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होंगी, जिसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कर्नल्स को खींचने के लिए? 8 है। राइट, 8। तो क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन हर एक साइड से कर्नल्स को खींचते रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, हम ये बोले कर्नल इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है या इलेक्ट्रॉन कर्नल को खींच रहा है ना। तो पॉइंट इज दिस, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो ग्रेटर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर इज दी मेटालिक बॉन्डिंग, ग्रेटर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन greater is the metallic bond. ठीक है, तो किसका मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हुआ, पोटेशियम या आयरन? सर आयरन। आयरन। क्योंकि पोटेशियम हैज लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इट हैज लेस मेटालिक बॉन्डिंग, और आयरन हैज मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इट हैज मोर मेटालिक बॉन्डिंग। तो बट इससे हमें पता क्या चलता है? इससे ये पता चल रहा है कि लोहा हार्ड क्यों है, आयरन हार्ड क्यों है, और सोडियम सॉफ्ट क्यों है, पोटेशियम सॉफ्ट क्यों है। तुम ये मेटालिक बॉन्डिंग का पोटेशियम को हम नाइफ से क्यों कट कर पा रहे हैं, और नाइफ को हम लोहे को नाइफ से क्यों नहीं कट कर पा रहे? तो पॉइंट इज दिस, आयरन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा करता है, और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के पास वीक मेटालिक बॉन्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सब कहानी मैंने तुम्हें ये लाइन समझाने के लिए सुनाई है। उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, क्योंकि इनके अंदर वॉन्डर वॉल फोर्सेस नहीं, इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग देखी जाती है। तो इनका मेटालिक बॉन्डिंग जो है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग कम, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, तो और ये सॉफ्ट मेटल्स इसीलिए होते हैं। ऑन दी अदर हैंड आयरन, कॉपर, निकल, जिसके हमारे एल्यूमिनियम भी में भी 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो वो हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो सब बढ़ता है। टेल मी, इज दिस क्लियर एवरीवन, यस और नो? सर बट अगर मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा है तो ऑलरेडी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा ही होंगी ना। हाँ, जैसे मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा है उसके अंदर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन ज्यादा है। वैन डर फोर्सेस, ओके सर। वॉन डर वॉल फोर्सेस मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, ये एटम है ना, इसीलिए इनको अलग नाम दिया है मेटालिक बॉन्ड। ओके सर, ओके। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्ड, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? पक्का? ठीक है, लास्ट। अच्छा, तुमने देखा है फायर क्रैकर्स में इतने सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं, यस सर। वो कलर्स इन्हीं से ही बनते हैं। किन से बनते हैं? ये जो कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स, ये कलर्स एक्चुअली एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ही होते हैं। मतलब इनके अंदर हम सॉल्ट्स भर देते हैं पटाखों में, जिससे जब ये जलें तो ये बहुत सुंदर कलर्स दिखाएं। तो द पॉइंट इज दिस कि क्योंकि इन एल्कली मेटल्स और उनके सॉल्ट्स जब आग पर रखे जाते हैं, आग का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जो उन्हें ऑक्सीडाइज कर देती है, इनकी वजह से उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट हो जाता है। उनका एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जब पैसा मिलता है वो एक्साइट होता है ना, ऊपर जाएगा ऋतिक, और जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा इन दी विजिबल रीजन। कौन से रीजन में? विजिबल, यानी जो विबग्योर वाला रीजन है। कौन सा कलर दिखाता है ये हमें याद करना है। लिथियम का कलर है क्रिम्सन रेड, लिथियम का कलर है क्रिम्सन रेड, ठीक है। सोडियम का कलर है येलो, पोटेशियम का कलर है वॉयलेट, रुबीडियम का रेड वॉयलेट, सीजियम का ब्लू। तो कौन सा एल्कली मेटल कौन सा कलर दिखाता है ये हमें याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम याद होने चाहिए, ठीक है। रुबीडियम, अगर सीजियम तुम भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज means कंप्लीट होता है। पटाखों में मेटालिक सॉल्ट्स ही भरे होते हैं। हाँ, और अगर हमें इनका टेस्ट करना है कि जो सॉल्ट है वो किसका है, तो हम क्या करते हैं, लैब में तुमने कराया होगा प्रैक्टिकल, सॉल्ट एनालिसिस उसे बोलते हैं, जिसके अंदर तुम एक सॉल्ट दे देंगे और बोलेंगे इस सॉल्ट में कौन सा कटायन और अनायन है। तो उसके अंदर तुम्हें पहला टेस्ट होता है एक फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम आग के ऊपर अपना केमिकल रखते हैं, अगर उसमें से कैसे कलर की फ्लेम निकल रही है उससे पता चल जाता है कि वो कौन सा सॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें क्रिम्सन रेड कलर निकल रहा है तो वो कौन से कंपाउंड का सॉल्ट है, कौन से मेटल का, लिथियम। लिथियम मेटल का। का सर। अगर वो येलो कलर की फ्लेम देता है तो वो सोडियम। सोडियम का होगा, अगर वो वॉयलेट कलर देता है तो वो पोटेशियम का होगा। तो दिस इज कॉल्ड फ्लेम टेस्ट। तो क्वेश्चन 2 मार्क में ऐसा भी आता है सब्जेक्टिव में, राइट द केमिस्ट्री ऑफ फ्लेम टेस्ट या फिर राइट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट का प्रिंसिपल तुम्हारा आंसर यहाँ पर है। ठीक है, अब जल्दी से मुझे नोट्स भेजेंगे और जो गायब होगा बीच में उसको मैं देख लूंगा। बट मॉड्यूल में नोट किया है। मॉड्यूल की पिक भेज दोगे तुम, मैं तुम्हें तुम्हें पता है वो नंबर कौन सा है?